Hello everybody. So my name is Sumit Verma and welcome to you all in my YouTube channel. You can see the picture today. What I have done, I was just trying to make a lecture before, and due to some reasons, this could not succeed at all. No. अभी मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बेकार हो गया क्योंकि आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो गया उसमें। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, एक अच्छा अध्यापक कौन है? एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? एक अच्छा अध्यापक वो है जो चीज़ों को समझा दे, रटवाए ना। किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बच्चों को उस समस्या का सामना ना करने दूँ जो हम लोगों ने की है। ख़राब स्टूडेंट कोई नहीं होता। हर स्टूडेंट को किसी न किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़रूर होता है। बात होती है समझने वाली और बात कुछ होती है समझाने वाली। आज हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं ना सामने, ये जो आप वर्ड इतने सारे देख रहे हो 1 से लेके 8 तक, ये कहने के लिए 1 से 8 तक है। अगर हम इसमें लास्ट वाला वर्ड हेल थोड़ा सा छोड़ दें तो आप यकीन मानिए कि ये सारे वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने आज जानबूझकर ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड है और सारे एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा रिवाइज्ड है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है ना, उसका रीज़न ये है कि जब इंग्लिश ऊपर की ओर चढ़ती है ना, ऊपर चलती है, तो शुरुआत के पायदान स्टेयर्स होते हैं ना, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो इन्हीं से आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना। आप अगर देखें 2007 के करीब ऐसे वर्ड से ही सिलेक्शन हो जाता था। आप समझिए, छोटे छोटे वर्ड आप तैयार कर लो, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम उससे मतलब नहीं है। अभी वर्ड में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन फिर भी तैयार तो करना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ आती थी। उन सभी मूवीज़ में क्या होता था ना, कोई राजा अगर जीत कर आया हुआ है तो, या आपने कोई नॉवल पढ़ा हो कि कोई यार राजा है जीत कर आया हुआ है, तो जनता उसकी बड़ी जय जयकार करती थी। जनता जब उसकी जय जयकार करती थी, जैसे मान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर का एक वो है ना कैरेक्टर, जूलियस सीज़र। तो जूलियस सीज़र जीत कर आया मेरे भाई, बड़े आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, याद हो जाएगा। तो इंग्लिश में लोग कहते थे हेल सीज़र, हेल मोगैम्बो सुना है? हेल मोगैम्बो है ना, हेल सीज़र या हेल ब्रूटस। चलो मार्कस ब्रूटस का नाम ले लिया यार, चलो हेल ब्रूटस, हेल ब्रूटस। तो हेल का मतलब किसी इंसान की जय जयकार करने के लिए लगाया जाता है। ये हेल का पहला यूज़ है, कोई बात नहीं। अभी आप हेल में स्टोन्स लगा दो तो ओले, जो ओले आसमान से गिरते हैं उसको बोलते हैं हेल स्टोन्स। ठीक है ना। अभी आपने कोई बात नहीं हेल फ्रॉम लगा दिया, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो किसी स्थान का निवासी होना, अगर कोई इंसान किसी जगह का निवासी है तो निवासी होने के लिए मेरे भाई इंग्लिश में हेल फ्रॉम लगाता है। जैसे आपने बोला हुआ है कि मैं कानपुर का निवासी हूँ। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। अभी ये ना बोलना कि आई एम हेलिंग फ्रॉम कानपुर, मैं कानपुर से आ रहा हूँ, गलत हो जाएगा। आई हेल फ्रॉम कानपुर, मैं कानपुर से आता हूँ, यानी कि वहाँ का निवासी हूँ। इंग्लिश में कहीं का निवासी होने के लिए दोस्तों कम फ्रॉम लगाते हैं। कम फ्रॉम का मतलब हो जाएगा कहीं का निवासी होना। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? बड़ी सिंपल सी बात है। काम करो यार, बोर्ड पे देखो। अगर कोई इंसान कहीं से जीत कर आएगा तो हेल स्टोन्स मतलब क्या हो जाएगा? ओले हो जाएगा। सॉरी, हेल मतलब क्या हो जाएगा? जय जयकार करना। हेल स्टोन्स बोल दिए तो ओले हो जाएगा। हेल फ्रॉम कहीं का निवासी होना, और हेल फ्रॉम निवासी होने के लिए कम फ्रॉम भी लगा सकते हैं। ये इतने सारे वर्ड हैं जो निवासी होने के लिए या हेल के यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारे लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है निवासी होना, हेल फ्रॉम या कम फ्रॉम। हेल फ्रॉम या कम फ्रॉम कहीं का निवासी होना। क्लियर हो गया ना? तो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाइए या कहीं पर आपको लिखा मिला है कि आई हेल फ्रॉम राजस्थान, आई हेल फ्रॉम कानपुर, इसका मतलब आप कानपुर के निवासी हो। आप ये भी कह सकते हो आई कम फ्रॉम कानपुर। ठीक है, मैं कानपुर से आता हूँ, यानी मैं कानपुर का निवासी हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपके घर के पास से कोई टैक्सी निकल रही है और आपको टैक्सी हायर करनी है, टैक्सी आपको लेनी है। बड़े आराम से आपने बोला टैक्सी,
तो आपने जो आवाज़ लगाई ना हाथ हिलाकर, व्हेन यू रेज योर हैंड टू कॉल समवन, हेल का यूज़ एग्जैक्टली वहीं पर किया जाता है। ये देखो, मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पर एक काम करो, ऐसे लिख दो हेल द टैक्सी। तो हेल द टैक्सी का मतलब हो जाएगा किसी इंसान को हाथ के इशारे से बुलाना। क्लियर हो रहा ना? तो हेल फ्रॉम कहीं का निवासी होना, इंग्लिश में कम फ्रॉम कह सकते हो, ठीक है ना। हेल किसी की जय जयकार करना, हेल स्टोन्स ओले हो जाएगा, और हेल द टैक्सी किसी को हाथ के इशारे से बुलाना। फ़िलहाल हेल का मतलब जो है किसी इंसान की तारीफ़ करना भी होता है, स्पेशली पब्लिकली जब कोई नेता किसी लीडर किसी दूसरे लीडर की तारीफ़ करता है तो इंग्लिश में उसको जो है हेल शब्द का बड़ा यूज़ करते हैं। तो हेल द टैक्सी का मतलब हो जाएगा बेटा हाथ के इशारे से बुलाना, और हेल का मतलब किसी इंसान को किसी इंसान की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, एडमायर करना। ठीक है, आप समझ लीजिए, हमने इतनी सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। हेल स्टोन्स ओले हो गया, अभी हाथ के इशारे से बुलाएंगे तो हेल द टैक्सी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और कम फ्रॉम निवासी होना, हेल फ्रॉम निवासी होना, हेल किसी इंसान की तारीफ़ करना, ये हेल का पहला मतलब है, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, तैयार कर लिया आपने, बढ़िया है। बंदरगाह को इंग्लिश में लोग बोलते हैं हार्बर, ठीक है। ये पोर्ट यार्ड जो होता है जहाँ पे शिप आप लोग खड़ी करते हो, ये बंदरगाह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्बर कहते हैं। यार बंदरगाह जो आपने हार्बर लिखा देखा ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इट्स ओके। अभी मैंने बगल में देखो नर्स लिखा हुआ है, यार ये बंदरगाह और नर्स का मतलब क्या है? दोनों में कोई संबंध तो होगा ही होगा। एक्चुअली आपको याद होगा पहले कुछ एक्टर्स पकड़े गए थे जिन्होंने आतंकवादियों को शरण दी थी, पनाह दी थी, शेल्टर दिया था। हार्बर वही है। जब भी कोई एक्टर किसी दूसरे एक्टर को, जब भी कोई एक्टर मैंने मजाक में बोली ऐसा, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे आतंकवादी को शरण देता है, पनाह देता है, शेल्टर देता है, इंग्लिश में हार्बर कहलाता है। अभी भी नर्स से इसका कोई मतलब नहीं है। हार्बर का पहला मतलब नोट करिएगा, किसी इंसान को हाँ सही है, पहला तो हो जाएगा बंदरगाह, दूसरा हो जाएगा किसी आतंकवादी को शरण देना। अभी जो तीसरा आने वाला मतलब है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हार्बर का मतलब होता है मन में किसी फीलिंग को मरने ना देना। कई बार आप क्या करते हैं ना, आप जानबूझकर कुछ ऐसी बातें याद करते हैं जो आपकी उस फीलिंग को मरने नहीं देती, ठीक है। अब हार्बर द फीलिंग ऑफ हेटरेड, मान लीजिए आपको मन में नफरत है किसी इंसान को लेकर, तो आप बार बार सोचते रहते हो, तो बात बार बार आपके दिमाग में, जहन में ताज़ा हो जाती है। हार्बर और नर्स, इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब हो जाएगा किसी फीलिंग को लंबे समय तक बनाए रखना, ये किसी फीलिंग को मरने न देना। अभी कोई अगर एनडीए की तैयारी कर रहा ना, सीडीएस का एग्ज़ाम देगा ना, तो आप ये समझिए कि बियर मतलब वही फीलिंग को बनाए रखना, नर्स फीलिंग को बनाए रखना, हार्बर फीलिंग को बनाए रखना, इन तीनों के मतलब सेम पूछे जाएंगे उस एग्ज़ाम में। एसएससी में भी बहुत आता है, ठीक है। एयरफोर्स वाले बच्चे बस इतना कर याद कर लें कि हार्बर माने होता है बंदरगाह या आतंकवादियों को शरण देना, इट्स ओके, उनके लिए काफ़ी है। तो हार्बर का मतलब तीन मतलब पहले नोट किया, पहला लिखिए हमने कोई बंदरगाह, दूसरा हमने लिखा हुआ है आतंकवादियों को शरण देना, और तीसरा हमने लिखा किसी फीलिंग को मरने ना देना। हेल का मतलब मैंने बताया किसी को हाथ के इशारे से बुलाना, हेल द टैक्सी, एग्जाम्पल याद कर लो मेरे भाई, किसी इंसान की तारीफ़ करना, जय जयकार करना। हेल स्टोन्स ओले होता है, हेल में फ्रॉम लगा देंगे तो किसी स्थान का निवासी होना, इंग्लिश में हेल फ्रॉम कहते हैं, या कम फ्रॉम भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात है, हमारे लिए हमने जो दो वर्ड लिखे हुए कर लिए हैं। पहला लेक्चर आधे घंटे का था, आधे घंटे का लेक्चर बनाने के बाद मैंने देखा उसमें आवाज़ ही गायब हो गई यार, कुछ इशू हो गया पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हार्बर बता दी ना, हार्बर का मतलब यार पहला क्या है, तो एक मेरे साथ साथ याद करना, पहला मतलब है बंदरगाह, दूसरा है आतंकवादियों को शरण देना, तीसरा है किसी फीलिंग को मरने न देना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक काम करो, लिख लो, यू शुड नॉट हार्बर द फीलिंग ऑफ, यू शुड नॉट हार्बर द फीलिंग ऑफ हेटरेड, हेटरेड मतलब नफरत होता है, HATRED, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। यू शुड नॉट हार्बर द फीलिंग ऑफ हेटरेड अगेंस्ट मी, इट्स ओके, चल जाएगा। अच्छा, बचपन से हम लोगों ने ज़िद्दी की बहुत स्पेलिंग पढ़ी, कोई कहता है कि स्टबर्न माने ज़िद्दी होता है, कोई कहता है कि ऑब्स्टिनेट माने ज़िद्दी होता है, कोई कहता है डॉग्ड माने ज़िद्दी, कोई कहता है हॉटी माने घमंडी या ज़िद्दी होता है।
सारे वर्ड सही हैं। आज हम ज़िद्दी के लिए एक नया वर्ड पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस इज़ टेनेशियस। टेनेशियस इज़ अ पर्सन हु इज़ नेवर आफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अ पर्सन एक ऐसा इंसान जो मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ने की योग्यता रखता है, हार नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को ज़िद्दी को टेनेशियस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है मेरे भाई। जब भी कोई इंसान मुसीबतों से जल्दी जल्दी हार नहीं मानता, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेनेशियस कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आई एम टेनेशियस बाय नेचर, इट मीन्स मैं मुसीबतों से हार नहीं मानता। अब आपको किसी अंदर की अगर ये क्वालिटी पसंद है, यानी उसकी ये ज़िद पसंद है कि वो मुसीबतों से हार नहीं मानता, इंग्लिश में उसको टेनासिटी कहते हैं। देखिए, टेनासिटी कहते हैं। टेनासिटी का मतलब क्या होता है? ज़िद होता है, ज़िद होता है। टेनेशियस ज़िद्दी, टेनासिटी मतलब ज़िद। ज़िद को देखो मैंने यहाँ के लिखा हुआ, ये देखिए टेनासिटी, मुसीबतों से हार ना मानने की ज़िद। इंग्लिश में आप ये समझ लीजिए कि यार परसिवियरेंस, ये आप समझिए कि 2009 के आसपास से 10 के आसपास से बड़ा पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ने की योग्यता, परसिवियरेंस और टेनासिटी, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं। ये दोनों एसएससी और सीडीएस के स्टूडेंट के लिए और एनडी के स्टूडेंट के लिए इनको पता होना चाहिए कि एप्लॉम्ब और सेंग फ्रॉइड दोनों लगभग वही हैं। एप्लॉम्ब का मतलब कभी कभार पता है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है हल्का सा। एप्लॉम्ब का मतलब मुश्किल में अपने दिमाग को शांत रखना भी होता है। तो ये लगभग पर्यायवाची बन जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैसे तो एप्लॉम्ब और सेंग फ्रॉइड जो होता है ना मेरे भाई, ये पेशेंस यानी कि धैर्य के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें आप लिख लीजिएगा, लेकिन आप चाहो तो इन दोनों को ऐसे मिलाकर इन दोनों का पर्यायवाची लिख लो पेशेंस। पेशेंस मतलब कि धैर्य। तो मान लो अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता कि मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ने की योग्यता है, नहीं मिलता ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन में एप्लॉम्ब और सेंग फ्रॉइड के लिए पेशेंस जो है वहाँ पर मिल जाएगा। आराम से दिया करिए, कोई जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, कोई रटना नहीं है। समझिए, जब भी किसी इंसान को कोई इंसान मुसीबतों से हार नहीं मानता, उस इंसान को इंग्लिश में टेनेशियस कहते हैं, उसकी ज़िद टेनासिटी कहलाएगी। ज़िद को परसिवियरेंस कहते हैं, मुसीबतों के जो आगे बावजूद बढ़ने की योग्यता होती है। एप्लॉम्ब और सेंग फ्रॉइड इसके लिए पर्यायवाची बन जाएगा। अगर एप्लॉम्ब और सेंग फ्रॉइड पर्यायवाची नहीं बना है, ऑप्शन पे नहीं है, तो मेरा भाई पेशेंस कर लेना। पेशेंस मतलब धैर्य होता है, इसका सिनोनिम बन जाएगा। अभी क्लियर बताइए, क्लियर हो गया ना? बढ़िया, चलो भाई ठीक है। अभी मैंने मान लो पानी लिया और ये पानी मैंने तो मैंने कम पानी पिया हुआ है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, उसमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। वो ट्राई करके देख लो एक बार, ज़रा ध्यान से देखो यार। गटागट निगल जाना, एक ही सांस में पूरा पानी पी जाना। ठीक, ये देखो गल्प। अच्छा एक बात बताओ यार, निगलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब निगल जाते हो ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्वैलो। क्या बोलते हैं? स्वैलो। स्वैलो माने निगलना होता है, ठीक है। तो स्वैलो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, मैंने एक वर्ड लिखा है GULP, गल्प, और मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ। टू स्वैलो या टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की बहुत बड़ी मात्रा जब हम गटागट निगल जाते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गल्प। गल्प का मतलब होता है गटागट निगल जाना, ठीक है। और वैसे निगलने को इंग्लिश में डिवावर कहते हैं। स्पेलिंग देखिए DEVOUR। पुराने अगर जो आपने सीरियल से देखे होंगे, तो पुराने सीरियल्स में राक्षस आता है और इंसान को ऐसे पकड़ता है, बड़े आराम से उसको एक कुरकुरे की तरह खा जाता है, ठीक है। निगल जाता है, चबाता नहीं, निगल जाता है। वो सीधे दिखाता है पेट के अंदर जा रहा है, और पेट के अंदर पूरा लैरिंग्स फेरिंग्स सब दिखा देते हैं। फिलहाल निगलने को इंग्लिश में स्वैलो या डिवावर कहते हैं। इसीलिए जब भी कोई आग जंगल में फैल जाती है और जंगल को निगल जाती है, तो अब यकीन मानिएगा 99% इसी वर्ड का ही यूज़ करते हैं। द फायर डिवावर्ड द फॉरेस्ट, यानी जो आग है वो जंगल को निगल गई। डिवावर याद रखो यार, डिवावर मतलब निगल जाना, इंग्लिश में बोलेंगे स्वैलो, निगल जाने को। और गल्प का मतलब एक ही सांस में लिक्विड की बहुत सारी मात्रा पी जाना या गटागट निकल जाना। बताइए क्लियर हो रही है? डिवावर निकल जाना, स्वैलो निकल जाना, दोनों पर्यायवाची बनेंगे आपस में। गल्प का मतलब बहुत सारे अमाउंट में किसी चीज़ को पीना, स्पेशली पानी। और ठीक है, द फायर डिवावर्ड द फॉरेस्ट, आग ने जंगल को निगल लिया। अच्छा, जब आग जंगल को निगलती तो आपने डिवावर तो पढ़ लिया है,
लेकिन अगर आग हर जगह फैल गई तो चारों तरफ से घेर लेना या हर जगह फैल जाना, ये इंग्लिश में एनगल्फ कहते हैं। आग के लिए यूज़ किया जाने वाला दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब भी जंगल में या कहीं पर आग बहुत तेज़ी से फैलती ना, तो ऐसे लिखकर आता है द फायर एनगल्फ्ड द फॉरेस्ट। तो एनगल्फ माने हो जाएगा पूरी तरह से हर जगह फैल जाना। क्लियर है? तो यार एक काम करो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ ज़रा बता डालो मैंने पढ़ाया क्या क्लास में। आज मैंने क्लास में सबसे पहले पढ़ाया है यार कि हेल, अगर कोई इंसान आता है आप उसकी जय जयकार करते हो ना, तो आप हेल बोलते हो, हेल मोगैम्बो, याद है? दूसरा, हाथ के इशारे से बुला रहे हो ना किसी इंसान को, ओ भाई इधर आ जाओ, तो क्या बोलेंगे? हेल द टैक्सी, यानी कि इट्स ओके, चल जाएगा। हेल का मतलब तारीफ़ करना भी होता है। हेल में फ्रॉम लगा देंगे तो किसी कहीं का निवासी होना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम फ्रॉम। ठीक है, ये पहला मतलब था। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम टेनेशियस बाय नेचर, इसका मतलब ये है कि मैं मुसीबतों से हार नहीं मानता, आपकी इज़्ज़त जो है वो टेनासिटी कहलाएगी। टेनासिटी का सिनोनिम जो दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो परसिवियरेंस कहलाता है। एप्लॉम्ब और सैंग फ्रॉयड ये दोनों पेशेंस के सेंस में यूज़ होते हैं, कभी कभी इसका पर्यायवाची बना दिया जाता है। पानी की बहुत बड़ी मात्रा को एकदम से घटाघट निकल जाना, इंग्लिश में गल्प कहलाएगा, स्पेलिंग है GULP। निगलने को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवाउअर या स्वेलो। स्वेलो माने क्या होता है बेटा? निगल जाना। क्लियर हो गया ना? ठीक है, बढ़िया। हर जगह फैल जाना को इंग्लिश में एनगल्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनगल्फ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 3 की, डेटीरियोरेट। पहले तो एक काम करो यार, डेटीरियोरेट को पहले समझो, इसका मतलब क्या है। डी से स्टार्ट हुआ है तो ये वर्ब है, इसका मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव सेंस होगा, यानी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ नकारात्मक होने वाला है। अभी किसी इंसान की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ना, ये कहलाएगा डेटीरियोरेट, हालत का बद से बदतर होना। वर्ड्स माने होता है बैड की कंपैरेटिव क्या होती है भाई? बैड की कंपैरेटिव वर्ड्स होती ना, तो वर्जन WORSEN इसका पर्यायवाची की सिनोनिम बनता है। अब आपने एक सेंटेंस जैसे नोट किया, मान लीजिए कोई लड़का है विनय की माता की तबीयत ख़राब है। अब राहुल उससे मिला, राहुल कहता है विनय से, विनय भाई तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? राहुल कहता है भाई पूछ मत, माई मदर्स कंडीशन इज़ डेटीरियोरेटिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। अभी माँ की हालत में गिरावट आती है ना, ये गिरावट देखो यार, एग्रावेट, ये देखो एग्रावेट, दिन प्रतिदिन हालत का बिगड़ना, गिरावट आना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्जेसरबेट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्जेसरबेट। डेटीरियोरेट हालत का बिगड़ना, वर्जन एग्रावेट और एक्जेसरबेट, इन चारों का मतलब हो जाएगा किसी इंसान की हालत में सुधार ना आना, हालत का दिन प्रतिदिन खराब होते जाना। अब एग्जांपल बोल सकते हो कि शेयर मार्केट इज़ एग्रावेटिंग डे बाय डे, माई मदर्स कंडीशन इज़ एग्रावेटिंग डे बाय डे, हिज मदर्स कंडीशन एक्जेसरबेटिंग डे बाय डे। वैसे मैं एक बात बताऊँ, एग्ज़ाम में ये दोनों ज़्यादा आते हैं, यूज़ में ये दोनों ज़्यादा आते हैं। एग्ज़ाम में तीसरा भी आता है, वैसे यूज़ में ज़्यादा ये आते हैं, और ये पर्यायवाची के तौर पे ऑप्शन के तौर पे वर्जन आपको बनेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यार एक सेंटेंस याद कर लो ना, सिंपल सी बात है, कितना सरल कठिन है। मेरे साथ सेंटेंस बोलो ना, हिज मदर्स कंडीशन इज़ डेटीरियोरेटिंग डे बाय डे। क्या सेंटेंस बोलोगे? हिज मदर्स कंडीशन इज़ डेटीरियोरेटिंग डे बाय डे, या हिज मदर्स कंडीशन इज़ एग्रावेटिंग डे बाय डे। क्लियर हो गया ना? बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। और पानी की बहुत सारी मात्रा अगर एक साथ में घूंट में पी गए मेरे भाई, निकल गए, घटाघट पी गए, तो गल्प कहलाता है। ठीक है, एग्रावेट जो तुमने पढ़ा ना भी कि हालत में गिरावट आ रही है, बहुत बढ़िया, चल जाएगा यार। ये दोनों इतने कलाकार हैं, इसका साथ तो देते ही हैं। अकेले में भी ये लोग अपनी अलग दुनिया बनाए हुए हैं, उस दुनिया में इनका मतलब कुछ और होता है। मतलब क्या कहने का है कि ये दोनों को जब देखोगे ना, ये दोनों का मतलब जो है वो होता है किसी इंसान को नाराज़ करना। अभी हम कुछ ऐसा करें जिससे कोई इंसान इरिटेट हो, तो इरिटेट करने के लिए इन दोनों को सिनोनिम बनाया जाता है। यानी एग्रावेट का मतलब भी वही सेम हो जाएगा मेरा भाई, किसी इंसान को नाराज़ करना। एक्जेसरबेट का मतलब भी सेम हो जाएगा मेरा भाई, किसी इंसान को नाराज़ करना। पता है? क्लियर हो रहा है ना भाई? बोर फील मत करना, क्योंकि अगर पढ़ने बैठो तो बोर होने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से सुनना है, बस मज़े लेने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा यार। ठीक है, तो समझो उस चीज़ को कि मैं बता क्या रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल में बोलता हूँ, एग्जाम्पल नोट कर लिया करो कि माई मदर्स कंडीशन इज़ डेटीरियोरेटिंग, हिज मदर्स कंडीशन इज़ डेटीरियोरेटिंग। इसीलिए जब कोई किसी इंसान को नाराज़ कर देंगे तो एग्रावेट और एक्जेसरबेट अलग से नोट कर लेंगे। जैसे हर बिहेवियर एग्रावेटेड मी, उसके बिहेवियर ने मुझे नाराज़ कर दिया। बढ़िया, कोई बात नहीं। प्लंडर बात करते हैं। प्लंडर माने लूटना होता है। जब भी कभी डकैत लोग आते हैं कहीं पर लूटपाट पहले करते थे, तो लूटते समय बहुत ज़्यादा विध्वंस और वो कई बार नाश मचा देते थे, इंग्लिश में प्लंडर कहते हैं।
प्लंडर माने लूटना होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पिलज। पिलज की जगह डेस्पॉइल या रैंसैक यूज़ कर सकते हैं। प्लंडर का मतलब होता है लूटना। अभी मैं पूछूंगा तुमको कल प्लंडर माने क्या होता है, बताओ। प्लंडर माने लूटना होता है, इंग्लिश में पिलज, डेस्पॉइल या रैंसैक कहते हैं। लेकिन रैंसैक इसका सही बताऊँ मैं सिनोनिम नहीं होता। रैंसैक का मतलब ही अलग है। बड़ा मज़ेदार वर्ड है, आप लोग देखिए इसको, सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मान लीजिए कि आप कहीं पर शादी में, बारात में कहीं गए हुए हैं, कहीं पर भी गए हुए हैं, आपने घर पे लॉक लगा दिया और चले गए आराम से, घूम फिर कर लौट कर आए, आपने देखा यार मेरे घर पे जो सामान पड़ा हुआ है वो सब तितर बितर पड़ा हुआ, फैला पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने कुछ तलाशने की कोशिश की है, कुछ ढूंढने की कोशिश की है। चोर अगर आए हैं तो चोरों ने जो है सामान निकालने की कोशिश की है। आप ये समझ लीजिए ऐसी कंडीशन में रैंसैक का यूज़ करते हैं। हिंदी होती है किसी चीज़ की तलाश में सामान को तितर बितर करना। किसी चीज़ की तलाश में सामान को तितर बितर करना, ये रैंसैक कहलाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? किसी चीज़ की तलाश में सामान को तितर बितर करना, ये रैंसैक कहलाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल बोल सकते हो, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि समवन हैज़ रैंसैक्ड माई होम। किसी ने मेरे घर पे घुसकर कुछ ढूंढने की कोशिश की, कुछ निकालने की कोशिश की, सामान खंगालने की कोशिश की, इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में। तो रैंसैक का मतलब बेटा हो जाएगा किसी चीज़ की तलाश में सामान तितर बितर करना। क्लियर हो रहा है ना? कितने तो कोई सरल वर्ड, कितनी जल्दी हो गया है, पता नहीं चला तो। नंबर 5 की बात करते हैं, प्लेसिड वाटर। मैंने कहा था प्लेसिड वाटर मतलब शांत पानी। कभी ऐसा हुआ ना कि अक्सर देखा होगा, बड़ा मज़ा आता है यार, पानी शांत ऐसे पड़ा होता है ना, शांत ठहरा पानी होता है, अब जाके बैठ जाओ, ऐसा लगता है जैसे पानी वाली शांति दिमाग में आ गई है। प्लेसिड वाटर का मतलब बिल्कुल शांत ठहरा पानी होता है। इंग्लिश में इसको स्टिल या स्टैंड स्टिल भी कह सकते हैं। स्टैंड स्टिल एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होती। इंग्लिश में स्टैग्नेंट कहते हैं, ठहरा हुआ। ठीक है ना? फिलहाल प्लेसिड वाटर शांत पानी, स्टिल वाटर शांत पानी, स्टैग्नेंट वाटर शांत पानी, सीरियन वाटर शांत पानी। सीरियन, प्लेसिड और स्टिल, इन सब का मतलब होता है शांत यानी कि पीसफुल। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। अभी इसका उल्टा कर दोगे ना तो मूविंग इसका ऑपोजिट बन जाएगा, और अनमूविंग जो ना मूव करे इसका पर्यायवाची बन जाएगा। तो प्लेसिड का मतलब क्या हुआ? पीसफुल। सीरियन कह सकते हैं, स्टिल कह सकते हैं, स्टैग्नेंट कह सकते हैं। स्टैंड स्टिल, स्टिल लिखा मैंने, शांत होता है। स्टैंड स्टिल एक ऐसी पोजीशन है जिसमें चीज़ें जो है ऐसी हो जाती है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। इसलिए कहते हैं लाइफ हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। इसका मतलब है कि ज़िंदगी ऐसी स्टेज पर आ गई जहाँ से कोई ना प्रोग्रेस हो रही है, ना कुछ पतन हो रहा है, ज़िंदगी ठहर से गई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने हार्बर का मतलब बताया था, किसी इंसान को, आतंकवादी को शरण देना या किसी फीलिंग को मरने न देना। इंग्लिश में उसको नर्स कहते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन का मतलब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ चेंज लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताऊँ चेंज की बजाय इसका जो पर्यायवाची पूछा गया था वो डैमेज पूछा गया था। अब म्यूटेशन क्या चीज़ है पहले वो समझो ना यार। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक बात कहते हैं कि सर एक बात बताइए, इतने सारे वर्ड याद करके क्या फ़ायदा होगा। मैं बात बता दूँ, आप जब कोई पैसेज पढ़ते हो ना, आप PQRS यानी कि पैराजम्बल करते हो, तब ऐसी कंडीशन में वर्ड का सही मतलब निकाल पाना बेहद ज़रूरी होता है। वर्ड बड़े काम आते हैं यार। आप अगर वर्ड की हिंदी निकालोगे ना तो उल्टा सीधा करके यार कम से कम एक ऑप्शन टिक तो कर सकते हो। जब मतलब ही पता नहीं हो तो दो चीज़ों को कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये कभी मत सोचना कि यार मेरे काम नहीं आएगा। काम आएगा यार, क्योंकि कहीं घुमा फिरा कर, इंग्लिश एक भाषा है, चीज़ें घुमा फिरा कर आएंगी ना, नहीं कर पाओगे। तो बेहतर यही है कि धीमे धीमे अपना बेस बनाओ, चीज़ें क्लियर करो। आपको याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया तो आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसा हुआ कि वहाँ जो बच्चे थे वो अपंग पैदा हुए, और उन बच्चों का जो शरीर था वो काफ़ी दिनों तक डिस्टॉर्टेड, कुछ ना कुछ ऐसी खामियां निकलने शरीर में। कहते हैं कि उनके शरीर में म्यूटेशन हो गया था, उनके जीन्स में चेंजेस आ गए थे। बाहरी वातावरण में कुछ चेंज होने की वजह से जब शारीरिक में अंदर कुछ शरीर में परिवर्तन या डैमेज होता ना, इंग्लिश में उसको म्यूटेशन कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजी में मेरे भाई म्यूटेशन को इसी सेंस में लिया जाता है। जब भी डार्विन, लैमार्कवाद की बात करेंगे, डार्विनवाद की बात करेंगे, इन सब लोगों ने जब भी उत्परिवर्तन की बात की है हिंदी में, तो इंग्लिश में उसको म्यूटेशन बोला गया है। म्यूटेशन मतलब होता है शरीर में होने वाले परिवर्तन। डैमेज उन्होंने इसलिए दे दिया है क्योंकि कई बार शरीर में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, तो पर्यावरण डैमेज होता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे बताऊँ चेंज बनता है। म्यूटेशन मतलब हो जाएगा बाहरी वातावरण की वजह से शरीर में होने वाले परिवर्तन। देखो यार, हम लोगों ने बात करते करते कितना कुछ याद कर डाला यार। एक काम करो, पहले मेरी बात का जवाब देना। अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरी बात का जवाब देना, ठीक है, और तैयार करना। सुनो,
अगर हम किसी को हाथ के इशारे से बुलाते हैं तो कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? हेल का यूज़ करेंगे। कहीं के निवासी हैं तो फ्रॉम किस में लगाएंगे? हेल में लगाएंगे या कम में लगाएंगे? हेल स्टोन्स माने ओले होता है और हेल का मतलब किसी इंसान की तारीफ़ करना। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अगर हम एक ही मात्रा में चीज़ें गटागट निकल जाएँ तो इंग्लिश में बोलते हैं गल्प। वैसे निकलने को डिवाउर या स्वैलो कहते हैं। आग निकल जाएगी तो एग्जाम्पल याद रखा है, हर जगह फैलने के लिए इंग्लिश में एनगल्फ कहते हैं। ज़िद्दी इंसान जो मुसीबत से हार नहीं मानता इंग्लिश में टेनेशियस कहलाता है। सिर्फ ज़िद को इंग्लिश में टेनासिटी, परसिवरेंस, एप्लॉम या सैंगफर्ड कहलाएंगे। बहुत बढ़िया यार। हालत ख़राब हो जाना मतलब हालत बद से बताना क्या कहलाएगा? डेटीरियोरेट, एग्रावेट, एग्जेसरबेट। एग्रावेट और एग्जेसरबेट दो अपनी जगह अलग बनाते हैं। वहाँ पर इनका मतलब होता है किसी इंसान को नाराज़ करना। प्लंडर माने लूटना होता है। पिलेज, डेस्पॉइल, रैंसैक कहलाता है। शांत पानी में जो ठहरा हुआ प्लेसिड, स्टिल, स्टैग्नेंट या सीरियन। स्टैग्नेंट या स्टैंड स्टिल एक ऐसी स्टेज जहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होती। म्यूटेशन शरीर में होने वाले परिवर्तन, स्पेशली नेगेटिव चेंजेस, क्योंकि वातावरण में कुछ नेगेटिव हुआ है। हार्बर के 3 मतलब बताए थे। आतंकवादी को शरण देना, दूसरा है बंदरगाह, तीसरा है किसी फीलिंग को ना मरने देना। फीलिंग को ना मरने देने के लिए इंग्लिश में नर्स भी लगा सकते हैं या बियर भी कह सकते हैं। बात कर रहे हैं हेल की। हेल हम लोगों ने सारे वर्ड पहले से ही पढ़ लिए, ठीक है। तो ये था आज का दोस्तों सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन बड़ा जो है मज़ेदार लगा होगा। काम बहुत सारे होते हैं, बाकी चीज़ों का बोझ हल्का करने के लिए हम लोग यहाँ पर चीज़ें पढ़ लेते हैं। और आप ये समझिए कि धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी, चीज़ें तैयार होती रहेंगी। कल से मैं जो है अपनी इडियम्स की चेन को वापस से स्टार्ट करूँगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा ना तो हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, धीमे धीमे वर्ड की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो तैयार करिए वीडियो ये वाला और इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी लोगों से वीडियो साझा करिए, शेयर करिए। नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाता, एग्ज़ाम में से भी आपके काम आएगा, ठीक है। एसएससी के स्टूडेंट, सीडीएस के स्टूडेंट, बैंकिंग के स्टूडेंट, डिफेंस के स्टूडेंट, एयरफोर्स के स्टूडेंट जो भी हैं, इंग्लिश तैयार करिए। आज के वो जो वर्ड हमारे हैं और जो कल वाले सेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं इनको पहले करा दे रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के टर्न पे नए सेशन के साथ में। तब तक आप आज वाला और कल वाला ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।